हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों के बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल वाले पढ़ने वाले हैं। और अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, इसलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट्स में लिखिए। चलो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और इस बात से ना आप टेंशन लीजिए कि मैं पेन एंड कॉपी यूज़ करता हूँ, मैं कंटेंट बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, ना कि शो ऑफ या टेक्नोलॉजी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो हम लोग अब हेडिंग डाल लो। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छा खासा डिटेल में पढ़ेंगे, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, यकीन मानो। तो सबसे पहले मैं देखो, नोट्स की टेंशन नहीं लेना। नोट्स के लिए मैंने एक ग्रुप बनाए रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस ग्रुप पे क्लिक करिए, आपको नोट्स सारे बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेंशन मत लो। और दूसरी बात, जितना भी छूट गया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कवर कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो सबसे पहले आखिर समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। उससे पहले समझते हैं आखिरकार फील्ड होती क्या है। देखो, आखिरकार जैसे शेर की एक फील्ड होती है कि नहीं, जैसे कोई गली का जो गुंडा होता है उसकी एक फील्ड होती है, जैसे कुत्तों की भी एक एरिया होता है, वैसे हर एक चार्ज का एक एरिया होता है। फील्ड मतलब वो स्पेस जहाँ किसी चार्ज की वजह से इन्फ्लुएंस देखने को मिले। क्या? किसी चार्ज की वजह से इन्फ्लुएंस देखने को मिले, उस स्पेस को हम फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल सी डेफिनेशन लिखो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। इतनी डेफिनेशन वीडियो पॉज करके लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, सिंपल सा बस। अब हेडिंग डालो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सारी इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बताएंगे कि कोई चार्ज क्लोज लूप क्यों नहीं, बता देंगे पूरा, दो बताएंगे आपको रीजन, दोनों बहुत बेहतरीन बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिखो। इन दोनों में से किसी भी एक कोई डेफिनेशन लिख सकते हो, सिंपल सी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइन्स है द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिवन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मान लो ये इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, अगर इस पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये बताते हैं आखिरकार कि इसका डायरेक्शन क्या है, पहली बात। और इसको ऐसे मान सकते हैं कि इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय अ सिंगल चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मान लो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास अगर मान लो तुम छोटा सा चिन्नू सा पॉजिटिव चार्ज लाओ, जिस पाथ से जाएगा, आखिरकार जिस पाथ से जाएगा ना, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में ऐसी कोई लाइंस नहीं होती हैं। वो तो सिंपल सा कॉपी पे या फिर रिप्रेजेंट करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प ली गई है। तो चलो हम लोग बात कर लेते कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। हेडिंग डाल लो, काफ़ी ये पूछी जाती हैं। पहली लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। इसके दो रीज़न हैं और दोनों मैं बहुत डिटेल में तुम लोगों को समझा दूंगी आखिरकार क्यों कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। पहला जो हर कोई बताता है कि जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास ये पॉजिटिव चार्ज रखो छोटा सा, तो वो जिस पाथ में जाए उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। उसका चार्ज आने का मतलब ऐसा है और ये चार्ज ऐसा लौट के ऐसा आ जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज्ड लूप बना रही हैं, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का एंटर हो रहा है, और ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होती है।
लेकिन कई बुक्स में दूसरा चीज़ लिखा रहता है कि वो रहता है कंजर्वेटिव फील्ड से या कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं कई लोग, फोर्स से रिलेटेड होता है। सबसे पहले बता दो आखिर कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है कि क्लोज्ड पाथ में क्या होता है, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। जैसे कि अगर हम ग्रेविटेशनल, जैसे अगर मान लो कोई बॉल तुम ऊपर फेंकते हो फिर ये चीज़ नीचे आ जाती है, मतलब एक प्रकार का क्लोज्ड लूप बना ली है। ये जब ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है तो उसकी वजह से वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है, और जब ऊपर से नीचे आ जाए तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जिसकी वजह से नेट वर्क 0 के बराबर होता है। अब यही काम मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ, क्योंकि आखिरकार मोशन इस साइड हो रहा था और ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड लग रहा होता है, इसलिए नेगेटिव आता है। मोशन इस साइड हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस साइड लग रहा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्लोज्ड लूप बना लेती हैं, क्या बनाती हैं, क्लोज्ड लूप। इसका मतलब है कि मान लो मैंने यहाँ कोई पॉजिटिव, यहाँ मतलब छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से स्टार्ट किया, तो ऐसे घूम के क्या जाए, दोबारा यहीं आ जाए, मतलब तभी तो क्लोज्ड लूप कहलाएगा। घूम के वापस आए, इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, फील्ड लग रही है, उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क की वैल्यू क्या पॉजिटिव है। मतलब पूरे क्लोज्ड लूप में वर्क की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब वर्क की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर वर्क की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रखा है, 11th क्लास में पढ़ रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि क्लोज्ड लूप अगर बनाएंगे तो वर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और इसमें वर्क की वैल्यू 0 नहीं होती है। अब दूसरा जो है कि कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस इन नेचर का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं तो सीधी स्ट्रेट मतलब एक कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं आएगा, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखने को मिलेंगी। अगर कोई कहता अगर ऐसी क्यों नहीं देखने को मिलती हैं, जैसे मान लो ऐसा कंडीशन आ गई है, इस पॉइंट पे अगर हम मानते हैं तो बताओ इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा। और वैसे हम जानते हैं कि किसी भी लाइन पे अगर मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ तो जब कोई लाइन ही नहीं है, कोई दिख ही नहीं रही, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तीसरी पॉइंट लिखो कि लाइंस इमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर इन नेगेटिव चार्ज। देखो मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में तुम्हें एंटर होते हुए दिखती हैं। ये रही तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है कि लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मान लो अगर कोई कहता अगर ऐसा क्यों नहीं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये है। अब हम इस पॉइंट पे आखिरकार डायरेक्शन इस साइड है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन ये इस पॉइंट ये आ गया है, ये सेंटर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बताओ अगर मान लो यहाँ कोई चार्ज है तो इसका कौन सा डायरेक्शन है। और कभी भी एक चार्ज के दो डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कभी भी लाइन, अब दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हाँ, दूसरी बात ये है कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस या कंडक्टर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम्हें समझने वाली ऐसी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहती हैं।
मतलब कोई भी लाइन्स हो वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेंगी। अगर कोई कहेगा ऐसा क्यों, अगर कोई कहेगा कि आखिरकार परपेंडिकुलर नहीं, हम तो कहेंगे ऐसी लाइन्स हो जाएंगी। अगर ऐसी लाइन्स हुई तो इन दोनों के थीटा बना, थीटा मतलब हमने 30 डिग्री मान लिया है। अगर ये थीटा बना तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाएंगे, रिजोल्यूशन हो जाएंगे। रिजोल्यूशन जैसे ही हुए तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ये वाला तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है, जो यहाँ एक लाइन होगी उसको पुश कर देगा, एक दूसरे को पुश करते 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 आखिरकार इलेक्ट्रिक एक आपस में गोल गोल ऐसे घूमने लगेंगी, और ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। मतलब चार्ज किस पे आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा मोशन में, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से ऐसी ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर इनसाइड कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसलिए क्योंकि किसी भी कंडक्टर में, जैसे मान लो कंडक्टर है, इसके अंदर Q की वैल्यू 0 होती है। अगर Q की वैल्यू 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। जहाँ चार्ज है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं हैं जहाँ चार्ज है। जहाँ चार्ज नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जहाँ चार्ज नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। लेकिन कंडक्टर इंसुलेटर में के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, जैसे मान लो यहाँ चार्ज होते हैं, अगर मान लो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है तो आखिरकार लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी। इसका कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती हैं, इसका इसलिए फ़ायदा होता है कि तुमसे कभी कहा गया हो अगर कहीं बिजली तड़क रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, तो हमेशा किसी, अगर कार में तो कार में रहना, बस में बैठो तो बस में ही रहना। ऐसी सिचुएशन इसलिए बोली जाती है क्योंकि आखिरकार ये जो कार होती है, बस होती है, जो भी चीज़ है वो पूरी कंडक्टर होती है। अगर आसमान से इस पर बिजली गिरी भी ना तो भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आखिरकार ये चीज़ क्या, कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब तुम सेफ रहोगे। कई दिन पहले, कई सालों पहले नेशनल ज्योग्राफी पे, अभी तो नहीं पता शायद आता है नहीं, कि एक ऐसा शो आता था जिसमें 2 कपल थे, मतलब एक ही कपल था, हस्बैंड वाइफ। तो वो लोग कम से कम 11,000 वोल्ट की बिजली होती थी उसको भी टच करते थे। लेकिन वो कैसे करते थे कि ऊपर, अपने ऊपर एक मेटलिक कपड़े पहने रहते थे, मतलब एक चैन के कपड़े पहने रहते थे, मतलब उनकी बॉडी पूरी उससे ढकी रहती थी। इसकी वजह से अगर वो अगर किसी को उनके ऊपर अगर लाइटनिंग हो जाए या फिर कोई करंट लगे तो उनको कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, इसका मतलब कोई भी तुम्हें शॉक नहीं लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट और बात बता दें कि जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स direction of electric field intensity. At that point, इसका मतलब यार मैं समझा दूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी जा रही हैं, हमें पता करना है कि आखिरकार इस पॉइंट को कोई भी चार्ज मान लेते हैं। मान लो यहाँ हम क्या मान लिया, हमने प्रोटॉन मान लिया, एक छोटा सा प्रोटॉन मान लिया है। हम कहेंगे बताओ इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए कुछ नहीं, तुम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तुम्हें इसका डायरेक्शन पता लग जाएगा। जैसे मान लो ये कोई इक्वेशन है, इसकी मान लो इसकी कोई x² + 6x + 7 है, इसका टेंजेंट निकाल लोगे तो मैं तो सिंपल सा बताने का कि इसका टेंजेंट निकालोगे, जो वैल्यू आ जाए तो हम आराम से निकाल लेते। टेंजेंट है, मैथ का पार्ट है, वहाँ बेहतरीन तरीके समझ में आ गई हुई। मुझे लगता है, इतनी उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक काफ़ी अच्छा लेवल वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन पार्ट पढ़ते हैं, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्वेश्चन भी करेंगे और आपको इसको पढ़ने में मजा भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये मेरे लिए बहुत ही मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे इसको पढ़ने व पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है। चलो हम सब अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं इसके कुछ नाम लिख देता हूँ जो लोग इसको बोलते हैं, और तुम जो इसको समझते हो वो सब कुछ देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते कई लोग इसे कई लोग बोलते हैं इसे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई लोग इसे सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इन तीनों का लगभग मतलब एक साथ, जनरली लोग इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं और इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ खास मज़ा आने वाला है। आखिरकार इसकी इंटेंसिटी स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं? मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ऐसे निकल रही हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है वही शो करती कि आखिरकार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है। तो ऐसे याद कर लो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा। इंटेंसिटी मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब वहाँ मतलब ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे देखो सिंपल सा है कि अगर तुम घर में देखो, एक पहले बल्ब आते थे वो 100 वाट वाले, जहाँ लाइट बल्ब के पास लाइट ज़्यादा होती थी, इंटेंसिटी ज़्यादा होती थी, दूर 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 जाते जाते थे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती थी। वही काम इसमें भी है। सिंपल सा, जब भी मैं तो हमेशा ऐसा मान के चलता था, बल्ब अपने दिमाग में बल्ब को इमेजिन कर लेता था। जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात आई बल्ब को इमेजिन किया, और यहाँ भी लाइट ऐसी ही जाती हैं और इसमें भी चार्ज की ऐसे ही जाती हैं। तो मैं इतना सिंपल सा इसमें इमेजिन कर लेता, मुझे कभी इसमें इतना इमेजिनेशन करने में दिक्कत नहीं आई। इसको मैंने बहुत अच्छे से रिलेट कर लिया था। तो आखिरकार हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेडिंग डालो, इट इज़ डिफाइंड एज इतनी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो। इसमें है इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आखिरकार इसमें बहुत कुछ छुपा रखा है कि आखिरकार पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं और टेस्ट चार्ज ही क्यों ले रहे हैं। टेस्ट चार्ज सबसे पहले समझते हैं कि टेस्ट चार्ज आखिरकार बोलते किसे हैं। टेस्ट चार्ज बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल है, मतलब आखिरकार इतना स्मॉल कि जैसे मान लो इतना छोटा कि इसका फोर्स इसको इफेक्ट ना कर दे, कि ऐसा ना हो कि इतना बड़ा हो जाए कि इसका फोर्स, ये फोर्स लगा है इसको अपनी स्पेस से डिस्टर्ब कर दे। इतना नहीं करना, मतलब बहुत टेस्ट चार्ज मतलब स्मॉल चार्ज। क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज। और आखिरकार इसको पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव ही क्यों मान के चलते हैं। जैसे देखो, ये चार्ज है बड़ा वाला Q, ये छोटा सा चार्ज Q। ये तो पता है कि मान लो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया है। अब इसमें तुम्हारे ऑप्शन है कि इसको तुम पॉजिटिव मान के चल रहे या नेगेटिव। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर हम इसको नेगेटिव मान के चलें, क्या मान के चलें? नेगेटिव है। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज हो, जिसके पास चार्ज है उसके पास मास है, जिसके पास चार्ज है उसके पास मास है। तो हम जानते हैं कि दो मासेस के बीच में, m1 और m2 के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स और होता है। देखो अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि ये तो पहला अट्रैक्शन फोर्स, अगर इन दोनों के मास है तो दूसरा अट्रैक्शन फोर्स, मतलब एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F1 + F2। मतलब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लेते हैं ताकि हम रिपल्सन ज़्यादा इजी होता है समझने में, इसलिए हम इसका पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ताकि इसमें अट्रैक्शन ना आ जाए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इतनी बात हो गई है क्लियर। देखो सुनो, इट इज़ डिनोटेड बाय, हम सब जानते हैं इसको ई से डिनोट करते हैं, सिंपल सा। और हम सब जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात ये है कि आखिरकार एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी।
तो इसमें सारे नियम वेक्टर के यूज़ होंगे। वेक्टर क्वांटिटी मतलब किसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दो ही बातें इंपॉर्टेंट है कि एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन भी है। तो हमेशा हम लोगों को पता रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। इतना सिंपल से कोई नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से डायरेक्शन में है। चलो हम लोग अब इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो सुनो। ए चार्ज है, क्यू है, एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वैल्यू क्यू मान ली। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर। हम पता कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर। अगर इसी को वेक्टर क्वांटिटी में लिखना, कुछ नहीं, वेक्टर चढ़ाओगे, यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दो। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर डायरेक्टली शो करता है डायरेक्शन को और कुछ नहीं। और हम सब जानते हैं कि यूनिट वेक्टर निकालने का है कि वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक सही होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर है ये भी तो आखिरकार वेक्टर ही क्वांटिटी है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं। यूनिट वेक्टर बताता है क्या, डायरेक्शन के बारे में। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना है, ये रहा 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन क्यू। कई लोग इसी को क्यू नॉट भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग इसे क्यू मानते हैं। सबका अपना अपना मानने का तरीका है, लेकिन मैं इसे क्यू मान के चलता हूँ। कई लोग क्यू नॉट मान के चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम लोग बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या रखेंगे, देखो तो क्यू 10 टू कितना है, 0 है ना, क्यू 10 टू 0। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू 10 टू 0, मतलब बिल्कुल 0 के बराबर, लगभग 0 के बराबर। और हम क्या करेंगे, एफ अपॉन क्यू, लिमिट क्यू 10 टू 0। एफ की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे, रख देंगे 1/4πε0 क्यू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, इसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट क्यू 10 टू 0 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा तुम्हारे पास। देखो इस सब में लिमिट का सब यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ तो लिमिट का हम यूज़ करके निकाल लेंगे। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर। ये रहा, इतना सा तुम्हें याद रखना है। अब इसी पे हम पूरा रिसर्च करेंगे। देखो मैं बता चुका हूँ कि आखिरकार लिमिट क्यों यूज़ कर रहे हैं। लिमिट का मतलब होता है कि इस, देखो सबसे पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्यू की वैल्यू लगभग 0 के बराबर, मतलब बहुत ही ना के बराबर है। ना के बराबर वेरी स्मॉल हमने क्यों लिया है, वेरी स्मॉल इसलिए लिया है ताकि जो बड़ा वाला क्यू रखा ना वो इसको अफेक्ट ना कर दे, इसलिए हमने इसको 0 लिया है। इसलिए हमने बहुत छोटा सा माइन्यूट क्वांटिटी ली है। अब हमें देखो बेसिकली हमें इतना ही याद रखना है, बेसिकली हमें इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है विथआउट वेक्टर। वेक्टर में अगर कोई चीज़, देखो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना कि कोई मान लो वेक्टर बोल दे, तो वेक्टर में कुछ नहीं, तुम ऊपर से तीर का मान लगा दो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यह मैं तुम्हें क्वेश्चन करके बताऊंगा, तुम्हें काफ़ी आसान लगेगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। हम लोग अब धीमे धीमे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इतनी सी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है और इतनी सी क्वांटिटी डायरेक्शन के बारे में बताती है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाला करो, उसके बाद डायरेक्शन के बारे में सोचा करो। कई लोगों को ये ई की फॉर्मूला ऐसा भी देखने को मिलता है 1/4πε0 क्यू
आर वेक्टर, कुछ नहीं, सिंपल सा इसी से बनाया गया। देखो कैसे बनाया गया है, इसी फॉर्मूले से हम तुम्हें बना के दिखाते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर। ये वाली वैल्यू लेके इसमें चिपका दो तो देखना घुमा फिरा के यही आ जाएगा। सिंपल सा कहानी है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल करने तुम्हें आने चाहिए, बाकी सब होता रहता है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ प्रोटॉन रखा है, यहाँ प्रोटॉन रखा है, एक प्रोटॉन यहाँ रखा है, एक प्रोटॉन यहाँ रखा है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये भी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और इससे पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में हमने मान ली है 2 मीटर। अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और हमें कहाँ निकालना है, हमें Q की वैल्यू यहाँ, हमें आखिरकार E की वैल्यू यहाँ निकालनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी 2 मीटर है। कहीं कहीं ये लोग A मान के चल लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम सिंपल सा कुछ भी मान के चल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आखिरकार इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस पर ये पॉजिटिव है इसलिए इसका डायरेक्शन जाएगा ऐसा, हमने निकाल ली है। इसको बोल देते हैं हम E1। E1 की वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इसको Q बोल लेते हैं, Q अपॉन A स्क्वायर पहली। अब हम इसकी वजह से निकालें, इसकी वजह से ए भी पॉजिटिव, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर दूसरा है। अब हमें निकालना है E नेट, और हम जानते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने का वेक्टर ही मेथड होता है। अगर मान के चलो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्या नहीं होती, क्या होती स्केलर क्वांटिटी, मान के चलो से होती नहीं है, तो E की पता वैल्यू कैसे होती है, E नेट की वैल्यू E1 प्लस E2। जैसे मान लो E1 की वैल्यू हमने 10 मान ली, इसकी वैल्यू भी 10 आई, तो E नेट की वैल्यू 20 हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वेक्टर को वेक्टर के तरीके से सॉल्व करते हैं। हम सब जानते हैं कि R नेट जो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और ये होता है थीटा होता है एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। इतनी सी बात काफ़ी अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम निकालते हैं कि देखो, तो E नेट की वैल्यू है क्या है, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। आखिरकार देखो E1 की वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू रखोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। A की वैल्यू रखोगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। जो वैल्यू E1 की वही वैल्यू E2 की रखी, सिंपल से रखोगे। अब दिक्कत आ रही है कि आखिरकार थीटा कैसे पता करें। थीटा पता करने के लिए सिंपल तरीका 2 2 2, मतलब अगर सेम लेंथ हो तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। A 60 और A भी 60, ए वाला भी एंगल 60 होगा ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ कुछ नहीं 60 रख दो और पूरा आंसर सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब कई लोग इसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं किस में, पोजीशन वेक्टर में। जो अगर पोजीशन इसको ढंग से समझना है तो सबसे पहले मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि एक बार कूलम्ब जो मैंने पढ़ा है इन वेक्टर फॉर्म में, एक बार उसे ज़रूर देखना। काफ़ी डिटेल में तुम्हें बेहतरीन तरीके से मज़ा आएगा कि कैसा रियल फील होता है। तो चलो हम बेसिक से थोड़ी सी बता देते हैं आखिरकार इसको कैसे लिखेंगे। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये वहाँ से डिटेल में देख लेना, वहाँ से अच्छे तरीके से R1 R2 वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक और वेक्टर जिसे हम R मान लेते हैं। सिंपल सा तरीका है। देखो इसे हमने ए बी वेक्टर को हम जैसे इस ए वाला वेक्टर इस साइड है, पोजीशन वेक्टर ए वाला वेक्टर इस साइड है,
हम पता कर रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ फील्ड क्या होगी। मान लो यहाँ हमने चार्ज रखा कि यहाँ फील्ड देख रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन ऐसा सिंपल सा है। तो हम लिखेंगे r1 वेक्टर r वेक्टर और फिर ऐसे माइनस r2 वेक्टर इक्वल टू 0। r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, कुछ नहीं, तुम्हें सिंपल सा E इक्वल टू वेक्टर में 1/4πε0, यहाँ एक क्यू मान के चल रहे हैं, क्यू बेसिकली हम क्या बोलते हैं, r2 r1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर करते थे और ये यूनिट वेक्टर करते थे। यहाँ जो r यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो r वेक्टर अपॉन r के या फिर r2 माइनस r1 वेक्टर के बराबर, और यहाँ है r2 वेक्टर r1 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो E वेक्टर आ जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r2 r1 वेक्टर, इसका क्यूब r2 r1 वेक्टर। ये रहा सिंपल से तुम्हारे पास वेक्टर फॉर्म में। वैसे अगर कोई पूछ ले कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ही बोल लो, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट देखो तुम्हें कुछ नहीं निकालना है। कर क्या बोलते हैं कि हमने क्या देखा कि ई इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, इसकी वैल्यू न्यूटन, चार्ज की वैल्यू होती है कूलाम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। और अगर इसको तुम रखोगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू। तो ये क्या है, इसको क्या पता है, इसे किसके स्टार बना के लिख लो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इतनी सी बात हो गई क्लियर। अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आया हो, थोड़ा मज़ा आया हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमें एक सपोर्ट मिले। और सारा कोर्स फ्री में अपलोड करते जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय करो। और अगर नोट्स रिलेटेड, गाइडेंस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी बिल्कुल फ्री है, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ से आपको कोई मतलब सब कुछ फ्री है, आप एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। डाउट्स हों जो भी हों मुझे सेंड करिए, कमेंट्स में लिख लीजिए और वीडियो शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए।